तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, अब वांगलिंग के सामने ये 10,000 वॉइड बोन गेट आता है। इसके बारे में इसे कुछ पता तो नहीं था, लेकिन फिर भी ये तैयार था अब आके, क्योंकि वांगलिंग के लिए ये बस एक गेट है जिसके थ्रू ये थर्ड स्टेप में एंटर कर सकता है। तो अब ये स्लॉटर सेंस को प्रकट करता है, जिसमें वांगलिंग का स्लॉटर प्लस किंग शुई का भी शॉटर स्लॉटर मिक्स था। तो ये जो स्लॉटर अटैक होता है, इससे बस इस 10,000 वाइड बोन गेट में बस कुछ क्रैक्स आते हैं, ये कोलैप्स नहीं करता है। और एक रिबाउंड फोर्स भी, एक मतलब फोर्स वांगलिंग को भी फील होता है। वांगलिंग पीछे तो हटता है, लेकिन फिर हंसता है और बोलता है थंडर, कर्मा प्रिंट, लाइफ एंड डेथ सेल, ट्रू एंड फॉल्स टाउ और स्लॉटर सभी को मिक्स करके ये एक पावरफुल अटैक करता है। इस पंच में वांगलिंग की 2000 साल के कल्टीवेशन की उम्मीद थी, ये इसका फुल पावर था। और अब ये जो जायंट बोन गेट था, इसमें क्रैक्स और बढ़ने लगते और फाइनली ये कोलैप्स कर जाता है। और जैसे ही कोलैप्स करता है, अब कोई वांगलिंग को रोक नहीं सकता था थर्ड स्टेप में जाने के लिए। यहाँ पे एक बड़ा सा वर्टेक्स बनता है और वाइड गेट से जो पावर निकलता है वो वांगलिंग की बॉडी में अब एंटर करने लगता है। वांगलिंग की बॉडी में मानो कुछ चेंजेस हो रहे थे, इसके जो 6 सेंसेस थे वो फ्यूज हो रहे थे, क्योंकि वांगलिंग अगर ये पहले कर देता तो ये फ्यूज नहीं होते। और इसका पावर लेवल स्पिरिट वॉइड के अर्ली फेज से स्पिरिट वॉइड के मिड फेज में चला जाता है। वांगलिंग की बॉडी लगातार रिफाइन हो रही थी, मतलब अब बॉडी का भी लिमिट बढ़ चुका था। सेकंड स्टेप की बॉडी से थर्ड स्टेप की बॉडी में जा चुकी थी। पहले इसका ऑरा बढ़ा था, लेकिन जब तक आप वॉइड गेट की पावर को यूज नहीं करोगे अपनी बॉडी में, तब तक आपका कल्टीवेशन स्टेबल नहीं होगा। तो कल्टीवेशन भी बढ़ना शुरू होता है जैसे ही फायर और थंडर फ्यूज होते हैं। निर्वाणा वॉइड अर्ली फेज से निर्वाणा वॉइड मिड फेज, मतलब यही प्रोसेस चलता है और इसका कल्टीवेशन और ऑरा स्पिरिट वॉइड के मिड फेज में पहुंच जाता है। इस सेंसेस फ्यूज हो रहे थे और इस समय वॉइड गॉड जो रहते वो सोचते कि यार ये बंदा बहुत मुश्किल हो जाएगा मारना, अभी सही मौका है इसे मारने का। और सेम वो जो ग्रीन रोड यंग मैन था, वो भी यही सोचता है। और साथ में जाउजिन जो कि वुल्फ क्लैन वाला बंदा था, वो भी आगे बढ़ता है। अब इन चीजों को देखकर साउथ क्लाउड वगैरह आगे बढ़ रहे थे, बट एक आवाज यहाँ पर प्रकट होती है जो कि इन्हें रोक देती है। और इस समय वांगलिंग पूरे वॉइड गेट के पावर को यूज कर रहा था छठवें स्लॉटर इसेंस को फ्यूज करने के लिए। तीनों को देखता है वांगलिंग और स्टॉप स्पेल यूज करता है। अब तो ये थर्ड स्टेप में था और स्टॉप स्पेल का पावर अलग ही था। और जाउजिन तो एक कदम नहीं बढ़ पा रहा था। ग्रीन रोब्ड यंग मैन, इसका भी सेम हाल था, लेकिन वॉइड गॉड ये आगे बढ़ पा रहे थे। हालांकि इनके स्पेल्स जो थे वो स्लो हो जाते हैं। अब वांगलिंग भाई, इसने पूरा लाइफ स्लॉटर में दिया था, डरता ये किसी के बाप से नहीं था। तो सीधा ग्रीन रोब्ड यंग मैन की तरफ बढ़ता है, पहले आंखें बंद करता है फिर खोलता है। अब ग्रीन रोब्ड यंग मैन कंफ्यूज होने लगता है। वांगलिंग का राइट है, आगे बढ़ता है और खुलता है और मानो फिर से उसको बंद करता है, ऐसा कुछ हवा में पकड़ रहा हो। ये था इसका कर्मा प्रिंट। तो जैसे ही ये कर्मा प्रिंट को एक्टिवेट करता है, ग्रीन रोब्ड यंग मैन खून की उल्टी करने लगता है, पीछे जाके गिरता है। इसका पावर लेवल आर्केन वॉइड के अर्ली फेज में था, लेकिन लगातार बैटल इंजरीज की वजह से अब ये बस स्पिरिट वॉइड के पीक के पावर को यूज कर पा रहा था। और वैसे भी स्टॉप स्पेल की वजह से फ्यूज था, तो वांगलिंग का स्पेल इस पर खतरनाक काम करता है। वांगलिंग इसके अंदर से कर्मा फोर्स के थ्रू इसके डाउ को निकाल रहा था। मतलब कर्मा में आप इसेंस निकाल सकते हो दूसरे वाले की, ये ऐसा प्रिंट है। यानी बंदा कार्मिक कॉज था, इसका कल्टीवेशन कार्मिक फेट था और इसेंसेस बनाना कार्मिक इफेक्ट था। कुछ कुछ सॉवरिन जैसा कर पाता था, वो वांगलिंग कर पा रहा था। जैसे वो अपने फिशिंग इन द मूल इन द वेल से वांगलिंग के बॉडी को अलग कर पा रहा था। इसे कहते हैं ग्रैंड डाओ, मतलब ये कर्मा जो है वो ग्रैंड डाओ वाली श्रेणी में आता है। और वांगलिंग इससे कहता है कि मैं तुम्हें आज मारूंगा नहीं, मैं तुम्हारी सेंसेस को सील कर दूंगा 1000 साल के लिए, और अब बैटलफील्ड से जाओ। अब ये ग्रीन रोब्ड यंग मैन फिर से खून की उल्टी करता है और ये हैरान था कि यार ये किस प्रकार का स्पेल है। वांगलिंग आंखें दोबारा से बंद करके खोलता है और बोलता है स्क्रैम। और अब ये यंग मैन भागने लगता है। पूरा एसेंस का नहीं गया था, लेकिन वांगलिंग ने ज्यादातर हिस्सा सील कर दिया था। ऐसा स्पेल इसने कभी नहीं सुना था, बस सुना था कि यार सॉवरिन का फिशिंग इन द मून इन द वेल उसका कुछ ऐसा ही इफेक्ट होता है। और ये सोचता है काश मेरा पावर पीक पे होता, यानी आर्केन वॉइड पे मैं होता, तो ऐसा इतना इजीली ये कर नहीं पाता। अब वांगलिंग इसके बाद हेवन मास्टर वॉइड गॉड की तरफ देखता है कि अब तुम्हारी बारी आ चुकी है। जो पहले हुआ था उसको डील करते हैं अब। वॉइड गॉड इस समय अपने टेक्निक मिरियाड रेड क्लाउड वॉइड डाओ को यूज करते हैं और स्पेस में एक रिफ्ट प्रकट होता है। बहुत सारे जॉस फ्लेम निकलते हैं और बहुत सारे स्टैचूज अब वांगलिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं और ये बोलते हैं कि सप्रेस दिस पर्सन और इसे रिनकारनेशन की दुनिया में डाल दो। कुछ इनका स्पेल ऐसा था। अब ये जो बॉडीज थी इसमें से बहुत सारे घोस्ट वगैरह भी दिख रहे थे, ये वांगलिंग की तरफ बढ़ रहे थे और वांगलिंग को एक वर्टेक्स के अंदर खींचने को देख रहे थे। और वांगलिंग इस समय इस स्पेल में फंस चुका था। वांगलिंग को ट्रैप देख वाइट गॉड एक लांस निकालते हैं रस्ते जैसा, जिसमें बिजली कड़क रही थी।
और ये वांगलिंग पर चला के मारते। अब ग्रीन रोब्ड यंग मैन जब देखता कि यार ये तो ट्रैप है, तो अपने भागने को छोड़कर ये फिर से वांगलिंग पर चार्ज करता है। वांगलिंग देखता है, इसे फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे ही वांगलिंग के बॉडी को टच करने वाले थे, ये जो स्टैच्यूज़ वगैरह थे, तो पता नहीं क्या होता है। मतलब वांगलिंग ऐसा लगता है इल्यूज़न में बदल चुका था। स्टैच्यूज़ आर-पार चले जाते, या तो स्टैच्यूज़ इल्यूज़न में बदल जाते। दोनों में से कुछ तो हुआ था, लोगों की नज़र में। मतलब वांगलिंग की बॉडी मानो ट्रांसपेरेंट हो, और ये जो स्टैच्यूज़ थे आर-पार निकल रहे थे। वॉइड गॉड हैरान थे, और वांगलिंग अब वॉइड गॉड के करीब पहुँचता है। राइट हैंड को आगे बढ़ाता है और बोलता है, लाइफ एंड डेथ सेल। लेफ्ट हैंड इसका लाइफ था, राइट हैंड डेथ था। तो एक सीलिंग ऑरा बनती है जिसमें लाइफ के बाहर में डेथ पूरी तरह से मर्ज हुआ था, दिख रहा था। एक तरह से डेथ डोमेन के जैसा था। तो वांगलिंग का जो पाम अटैक था पूरे स्पेस को डेड डोमेन में बदल देता है, और इस समय वांगलिंग कि ये भाग ना पाए, स्टॉप स्पेल इन पर फिर से यूज करता है, और इनके थर्ड आई की तरफ थंडर पावर को भी यूज कर देता है। और वैसे भी ये हेवन मास्टर वॉइड गॉड का एक अवतार ही था, आर्केन वॉइड के अर्ली फेज में था, और थंडर की वजह से थोड़ा बहुत ब्लड बाहर आने लगता है। और वांगलिंग जब ये पीछे भाग रहे थे तो फायर भी यूज कर देता है। वांगलिंग का किलिंग इंटेंट शांत नहीं हुआ था, ये तुरंत कर्मा यूज करता है, और इनके अंदर के बी एसेंसेस को बाहर निकालने लगता है, और लाइफ और डेथ सेल को सीधा चेस्ट पे दे मारता है। वाइट गॉड को और गुस्सा आ रहा था, स्टॉप स्पेल खत्म ही होने वाला था, लेकिन वांगलिंग फिर से स्टॉप स्पेल यूज करता है, और वांगलिंग उसके बाद रुकता नहीं, बोलता है ट्रू और फॉल्स। आंखें पहले बंद करता है फिर खोलता है। मतलब अगर वांगलिंग आंखें बंद किया तो दुनिया में जो भी चीजें हैं वो फॉल्स है, मतलब हो ही नहीं रहे हैं, और जब खोलेगा तो वो एग्जिस्ट करती है। फिर ये स्लॉटर अटैक यूज करता है, इसका जो हथेली था वो एक ब्लेड के समान बदल जाता है, और वाइट गॉड को दो भागों में काट देता है। अब जो इनकी ऑरा थी वाइट गॉड की, वो पर्पल मिस्ट के समान यहाँ से लेफ्ट और राइट भागने लगती है, और ये ऑरा इनविजिबल थी, मतलब कोई नहीं देख सकता था, और बाद में जाकर के इनके मेन बॉडी से मिक्स होती, तो इनको कुछ लॉस नहीं होता। इसीलिए इन्हें वाइट गॉड कहा जाता है, मतलब इनकी बॉडी है ही नहीं, बस ये एनर्जी का फॉर्म है। लेकिन वांगलिंग वांगलिंग था, बाकी कोई इसे नोटिस नहीं कर सकता था, लेकिन वांगलिंग नोटिस कर लेता है, क्योंकि वांगलिंग ने ट्रू और फॉल्स इसेंस को मास्टर किया था, जो कि नॉर्मल चीज नहीं होता है। ये आंखें खोलता नहीं, आंखें बंद थी, और इनकी ऑरा ये फील कर लेता है। अब वांगलिंग थर्ड आई को टच करता है, और वो जो इसका ड्रॉप ऑफ गोल्डन ब्लड था उससे बाहर निकालता है। जैसे उसे पकड़ता है एक धनुष प्रकट होता है, क्योंकि वो जो इसका ली गुआंग धनुष था इसके इसी बूंद में अब मिक्स हो चुका है। बिना इस ब्लड के आप ली गुआंग धनुष को यूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको सेलेस्टियल ब्लड लाइन चाहिए ही चाहिए। और क्योंकि ये ब्लड अब वांगलिंग का ही है, तो वांगलिंग धनुष को बुला सकता था, और वांगलिंग भाई अब थर्ड स्टेप में जा चुका है, तो उसे डर भी नहीं था। तो वांगलिंग वाइट गॉड की तरफ इशारा करता है और धनुष को चला के मारता है। अब वाइट गॉड की फट रही थी इस धनुष की वजह से, ये जानते थे कि ये कितना पावरफुल चीज है, और वांगलिंग बोलता है कि मैं ब्रिलियंट वाइट को इस तीर के साथ फिर से वापस ले रहा हूँ। धनुष मतलब बाण को अब कोई रोक नहीं सकता था। अब जो ग्रीन रोब्ड यंग मैन था क्योंकि वो भी आ रहा था, तो जैसे ही इस तीर को देखता है इसकी भी फटने लगती है। ये जॉस फ्लेम रियल्म को पूरा एक्टिवेट कर देता है, लेयर्स बना देता है ताकि ये बच सके, लेकिन तीर आर पार निकल जाता है और इसे भेद देता है, मतलब ये मारा जाता है। और जो तीर के आसपास में रिपल था, जो एक वेव होता है, उसके आसपास कोई भी आता था तो बचने का चांस ही नहीं था। और कुछ ही दूरी पर जैसे तीर आगे बढ़ते जाता है, वाइट गॉड भाग रहे थे यहाँ पर, मतलब बहुत दूर में ब्रिलियंट वाइड में बहुत सारे आउटर रियल्म के कल्टीवेटर कुछ इनर रियल्म कल्टीवेटर को दौड़ा रहे थे। इनर रियल्म वाले बोलते हैं यार कुछ भी हो जाए हम मर तो जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं। और ये बैटल करने ही वाले थे तभी ये तीर आता है, और जितने भी आउटर रियल्म के लोग थे वो मर जाते हैं। ऐसे ही बहुत जगह होता है, जहां जहां से तीर गुजरता है वहां वहां के आउटर रियल्म कल्टीवेटर्स बस मारे जाते हैं, जैसे कि ब्रिलियंट वाइड और क्लाउड सी के बॉर्डर पर। फिलहाल वाइट गॉड का जो अवतार था अपनी बॉडी दोबारा से बनाता है, और ये डरे हुए थे कि यार इस बंदे को अब कौन मार सकता है अगर इसके पास ये तीर है तो। सॉवरिन तुमने बहुत गलत किया, तुमने इस बंदे को देना ही नहीं था ये धनुष और बाण। अब इसे कौन रोक सकता है, इनर रियल में या आउटर रियल में? मैं तो इस वॉर में पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहा। अगर मेरा अवतार सर्वाइव कर गया, ओरिजिनल बॉडी के पास लौट गया, तो फिर मैं तो नहीं आ रहा इस बैटल में अब। तो ये क्लाउड सी का जो गैप था वहां से आउटर रियल में निकलना चाहते थे, लेकिन तीर आ चुका था, इनको समय नहीं मिलता और इनके आर पार निकल जाता है, इनका अवतार मर जाता है। और इस समय एंशिएंट स्टार सिस्टम में जहाँ पर इनकी ओरिजिनल बॉडी थी उससे दिखाया जाता है, वहां पर ये खून की उल्टी करते हैं और इनर रियल्म की तरफ काफी डर के देखते हैं। इधर वांगलिंग आंखें खोलता है, तीर जो था वो वापस आ चुका था, धनुष तो था ही साथ में, और फिर गोल्डन ब्लड में वो मर्ज हो जाते हैं, मतलब गायब हो जाते हैं, और फिर ये खून की उस बूंद को अंदर रख लेता है, क्योंकि वांगलिंग को अभी भी थर्ड स्टेप कल्टीवेशन को सॉलिड करने के लिए थोड़ा समय चाहिए था। जाओजिन यहाँ पर खड़ा था जिसे वांगलिंग ने मारा नहीं था, और इसकी फट रही थी कि यार इतना पावरफुल,
और इस समय इनर रियल्म वाले सभी खुश थे। मास्टर साउथ क्लाउड या बाकी लोग काफी एक्साइटेड थे। सडोनान हंस रहे थे और सभी लोग इस समय चिल्ला रहे थे, ग्लोरी टू द लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म। लेकिन इस समय आसमान में बिजलियां कड़कना शुरू होती है। वांगलिंग जानता था कि इसका डिवाइन रिट्रीब्यूशन अब आ चुका है। और भाई जो डेली वीडियोस देखते हैं, देखो मैंने शाम में बोला था वीडियो डालने के लिए, लेकिन भाई प्राइवेट में अगर आप जॉब करते हो ना, तो यार 8 घंटे नहीं ज़्यादा ही काम करना पड़ जाता है कभी कभी। और मैं क्या ही बताऊँ। खैर आगे बढ़ते हैं। इधर वांगलिंग तो ये वॉइड गेट का और पावर एब्जॉर्ब करके स्लॉटर एसेंस को भी फ्यूज कर लेता है अपनी बॉडी के साथ। तो कल्टीवेशन लेवल मिड स्टेज स्पिरिट वॉइड पे अब स्टेबल हो जाता है। उसके बाद जब ये वर्टेक्स की तरफ इशारा करता है तो वॉइड गेट से थंडर पावर निकल रहा था और एक थंडर स्वॉर्ड बनता है जो कि 7 इंच लंबा था। ये वांगलिंग का इसेंस ट्रेजर था जो इसने वॉइड गेट से रिफाइन किया था, जैसा कि किंग शुई ने स्लॉटर स्वॉर्ड अपने रिफाइन किया था। तो क्योंकि इसमें थंडर एसेंस है तो वांगलिंग अगर ये किसी को गिफ्ट करे तो वो भी थंडर एसेंस को समझ सकता है। फिर वैसे ही एक फायर एसेंस का स्वॉर्ड बनता है, कर्मा स्वॉर्ड बनता है। बस ये हल्का सा चमक रहा था क्योंकि कर्मा को आप देख थोड़ी सकते हो। फिर लाइफ और डेथ स्वॉर्ड बनता है जिसमें हल्का सा वाइट और ब्लैक ऑरा मिक्स दिख रही थी। पांचवा तलवार ट्रू और फॉल्स का बनता है। अब वॉइड गेट कितना ही हेल्प कर सकता था तो उसका पावर खत्म होने लगता है और उधर डिवाइन रिट्रीब्यूशन एक्टिवेट हो रहा था, यानी वॉर्टेक्स गायब होगा और डिवाइन रिट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा। लेकिन वांगलिंग इस वॉर्टेक्स को गायब होने नहीं देना चाहता था, तो अपने पावर से जबरदस्ती वॉइड गेट को और एक्टिवेट करता है और ट्रू और फॉल्स वर्ड बनाता है। छठवां स्लॉटर वर्ड भी बनाता है। मतलब ये इसका खुद का था, किंग शुई वाला तो था ही। वॉइड गेट का पावर बहुत मिस्टीरियस था। वांगलिंग को ये नहीं पता था कि यार वेपन आता कहाँ से है, लेकिन इसे इतना पता था कि वॉइड गेट का जो ये पावर है बहुत रेयर है और ये बस आपको एक बार मौका मिलता है जब आप 3rd लेवल पे पहुंचते हो। तो इसे पता था कि ये हो रहा इसके ट्रेजर्स को भी रिपेयर कर सकता है, तो तुरंत ये स्टॉप स्पेल इस वॉइड गेट के वर्टेक्स पे यूज करता है। वांगलिंग पहले नहीं कर सकता था, लेकिन ड्रीम डाओ के जाने के बाद ये अलग समझ चुका था, लेवल पावर लेवल हर चीज को। और ये सक्शन फोर्स के थ्रू वॉइड गेट का पावर बाहर खींचने लगता है। वॉइड गेट को काफी गुस्सा आ रहा था, मतलब भाई उसके अंदर जो भी होगा, स्पिरिट होगा या जो भी। लेकिन फिलहाल ये अपने वॉर गॉड चैरियट को निकालता है जो डॉविस्ट वाटर के साथ बैटल में डिस्ट्रॉय हो गया था। हालांकि उसका एक सील अभी भी बचा हुआ था और उसने डॉविस्ट वाटर को इंजर्ड भी किया था। तो फिलहाल वॉइड गेट की पावर से ये रिपेयर होने लगता है, अच्छा चमक रहा था और एक कोकून बन जाता है जिसके अंदर एक बटरफ्लाई थी, 7 कलर्ड बटरफ्लाई। फाइनली जो कि अंदर से बाहर निकलती है और वांगलिंग के कंधे पर आके बैठ जाती है। वांगलिंग काफी खुश था क्योंकि वॉर गॉड चैरियट की ये स्पिरिट थी बटरफ्लाई। और वांगलिंग अब अज्योर लाइट शील्ड निकालता है जिसके अंदर ड्रीम ऑफ द एंशियंट टाइम वाला स्पेल था, जिससे ऑलसीर वगैरह की भी फट गई थी अगर आपको याद हो तो, जब ये डेमन स्पिरिट लैंड में इस स्पेल को यूज किया था। तो फिलहाल ये उसे भी रिपेयर कर लेता है और वांगलिंग मानता नहीं क्योंकि वाइट गेट फिर से खत्म हो रहा था। लेकिन ये सोल डिवोरर से और ऑरा खींचता है और एक पंच मारता है कि इसे और स्पेल चाहिए था। और वांगलिंग को यह समझ में आता है कि इसके अंदर जो स्पिरिट है वो पहला स्पिरिट है, मतलब इनर और आउटर रियल्म बनने से पहले भी। अब जब ये इस स्पेल को अंदर खींचता है तो हेवन डिफाइंग बीट भी अब रोटेट करने लगता है क्योंकि ये सोल डिवोरर टेक्निक से वॉइड गेट के पावर को अपनी बॉडी में खींच रहा था। तो फिलहाल हेवन डिफाइंग बीट भी इसे ग्रीडली एब्जॉर्ब करता है और एक आवाज वांगलिंग के कानों में आता है जब डिफाइंग बीट रुक रहा था कि सभी चीज मेरे द्वारा बनाए गए थे और मैं तुम्हारा वेट करूंगा रिपेमेंट का। शायद ये वो जो स्पिरिट था वो ये चीज बोलता है और वर्टेक्स धीरे धीरे गायब होने लगता है। लेकिन इस समय तक वांगलिंग ने एंशियंट गॉड का जो गॉन्टलेट था जिसमें से एक एंशियंट गॉड निकलता था जिसने इसे अभी कुछ समय पहले कई बार बचाया था, वो भी रिकवर कर जाता है। और फिर 1 बिलियन सोल फ्लैग को भी जो इसे डोंटियान ने दिया था उससे भी ये रिफाइन कर लेता है, उसे भी रिपेयर कर लेता है। तो फिलहाल वाइड गेट गायब हो जाता है। वांगलिंग के लेफ्ट आई में फायर था, राइट आई में थंडर था और आईब्रोज पर यानी 3rd आई पर एंशियंट गॉड स्टार्स तो थे ही, 3 और वर्टिकल मार्क्स बनते, खड़ी खड़ी लाइनें, बस थोड़ा सा डिजाइन अलग होता है। एक कर्मा का था, एक लाइफ और डेथ का था और एक ट्रू और फॉल्स का था। बीच में कर्मा था, एक साइड लाइफ और डेथ, दूसरे साइड ट्रू और फॉल्स। स्लॉटर इसेंस इसके सोल के साथ फ्यूज हो जाता है और इसके अलावा इसका राइट हैंड में एक मार्क बनता है 10,000 वाइड बोन गेट का, टैटू के समान था। वांगलिंग देखता है नीचे की तरफ और बोलता सिटू हम बाद में बात करेंगे, पहले ये बिजली को झेल लूं, फिर उसके बाद मस्त दारू वगैरह मारेंगे। साउथ क्लाउड हैरान थे कि यार ये तो डिवाइन रिट्रीब्यूशन है। सिटो बोलता यार मुझे तो नहीं आया था। तो फिलहाल इसे साउथ क्लाउड समझाते हैं क्योंकि वांगलिंग हेवन डिफाइन कल्टीवेटर है इसलिए ऐसा हो रहा है। धीरे धीरे लोग देख रहे थे। इस समय क्लाउड के दूसरी तरफ एक ओल्ड मैन प्रकट होते हैं, पर्पल कलर में दिख रहे थे और बादलों की तरफ देखते हैं कि यार इस बंदे के पास एरो भी आ चुका है। जब मैं इससे पहली बार मिला था तो ये 3rd स्टेप में नहीं था और इसके पास 6 सेंसेस है, मुझे भी नहीं लगा था।
मतलब एक एसेंस काफ़ी होता है थर्ड स्टेप में जाने के लिए, 6 एसेंस के साथ। ये बंदा सीधा निर्वाणा वॉइड को पार करके स्पिरिट वॉइड के मिड फेज़ में। कल्टीवेशन भी मतलब अब इसका अच्छा है, साथ में इसके पास एरो भी है। और ये कोई और नहीं, ओल्ड घोस्ट ज़ान थे, जो कि ये सब सोच रहे थे। फिर ये सोचते हैं 10,000 वॉइड बोन गेट के बारे में और अपने राइट हैंड पर देखते हैं। इनके भी राइट हैंड पर एक टैटू बना हुआ था, मतलब इन्होंने भी 10,000 वॉइड बोन गेट को तोड़ा होगा। फिर ये सोचते कि ये तीसरा वाला है। अब तीसरा किस सेंस में कहते हैं वो आपको आगे पता चलेगा। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, एंशिएंट स्टार सिस्टम को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक जगह अंधकार में एक मैन इन ब्लैक बैठा हुआ था। वांगलिंग जानता था इसे, ये सॉवरिन था। अब इसका एक्सप्रेशन क्या था कोई देख नहीं सकता है। और ये बोलता है यार ये बंदा इतना मुश्किल क्यों है मारना। पहली बार मुझे ब्लू ड्रीम ने रोक लिया, दूसरी बार मैंने तो इसके लिए अच्छा ट्रैप बनाया था, फिर भी ये बच गया। मास्टर ने इसे बचा लिया। मास्टर तो अब पागल भी हो चुके हैं, उन्होंने वांगलिंग को बचाया। नहीं तो अगर वो पहले जैसे होते तो वो ऐसा कुछ करते भी नहीं। ये मास्टर मैडमैन को बोल रहा था। और मास्टर के बारे में सोचकर इसकी फट रही थी कि यार लीगवांग धनुष और बाण उसको यूज करने का तरीका, मतलब जो ब्लड चाहिए था वो मास्टर ने ही से दिया है, नहीं तो ये कैसे यूज कर पाता। और मास्टर जब ठीक हो जाएंगे तो वो पक्का मुझे पनिश करेंगे। लेकिन मैं भी क्या करता, मास्टर सीरियसली इंजर्ड हो चुके थे, कहाँ चले गए किसी को नहीं पता था। और उसी समय सेवन कलर ने मुझे मजबूर कर दिया, मतलब नहीं तो मैं मर जाता, वो मुझे मार देता। और बहुत सारे लोग भाई ऑल सिर कर रहे थे। लो आ गया ऑल सिर। समंड रिवर हमको दिखाया जाता है, जहाँ पर आउटर रियल्म के कल्टीवेटर थे, लेकिन सदर्न रीजन में बहुत सारे प्लैनेट्स जो टूट फूट चुके थे। जो पत्थर हवा में उड़ रहे थे, उसके बीच में एक पत्थर पर एक ओल्ड मैन बैठे हुए थे, क्योंकि चट्टान जो था अंदर से इसमें स्पेस था बैठने के लिए। ओल्ड मैन की ऑरा सेलेस्टियल के समान थी और थर्ड आई पर ब्लड चमक रहा था। ये आंखें खोलते मानो कुछ कैलकुलेट कर रहे थे और बोलते यार वांगलिंग थर्ड स्टेप में पहुंच गया। तो जो मैंने प्लान बनाया था 10,000 सालों से, शायद अब वो मैं एग्जीक्यूट कर पाऊंगा। मेरे स्टूडेंट ने अच्छा काम किया, उम्मीद है अपने टीचर को ये लेट डाउन नहीं करेगा। और ये स्माइल कर रहे थे। ये थे ऑल सीर, जिससे कि लोग ढूंढ रहे थे, मतलब पता ही नहीं चल रहा था ये कहाँ चले गए। इधर ब्रिलियंट वर्ल्ड में ऊपर में बहुत सारे बादल बन चुके थे। वांगलिंग इन्हें देखता है और वांगलिंग कहता है कि यार हेवेंस के पास ऐसे क्या क्वालिफिकेशन है कि वो मेरे को पनिश, मतलब रिट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। मैं बस रिट्रीब्यूशन से जाऊंगा नहीं, मैं बदले में भी काउंटर दूंगा। और ये बोलता है थंडर रिट्रीब्यूशन वांगलिंग के नाम पर शुरू हो जाओ। मतलब ये अपने बिजली से सामने वाली बिजली पर अटैक करने वाला था। तो वांगलिंग के राइट आई से बहुत सारी बिजलियां निकलती है और ऐसा लग रहा था कि ये पूरा बिजलियों के बीच में खड़ा हो, किंग ऑफ थंडर हो। अब आसमान में भी हरी बिजली चमकती है और वांगलिंग की तरफ चार्ज करती है, मानो ये बिजली वांगलिंग को रोकना चाहती थी, इसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहती थी, ताकि ये हेवन डिफाइंग कल्टीवेटर ना बने थर्ड स्टेप का। और वांगलिंग बोलता है जो पहला मेरा रिट्रीब्यूशन होगा उसे बोलेंगे विल थंडर रिट्रीब्यूशन। एक थंडर मार्क बनता है जो कि ग्रीन थंडर से अलग था, ये ब्लड रेड कलर का था। ऐसा लग रहा था दूर से देखकर कि वांगलिंग हेवेंस को पनिश कर रहा हो। तो ग्रीन थंडर से वांगलिंग का रेड थंडर टकराता है और वांगलिंग का रेड थंडर उसे डिवोर कर जाता है। लेकिन फिर से बादलों में से फिर से हरी बिजली नीचे आने लगती है और पीछे से 2 3 4 5 ऐसे करके बहुत सारी बिजलियां वांगलिंग के रेड थंडर पर अटैक करने लगती है। और वांगलिंग का रेड थंडर यहाँ पर गायब हो जाता है, मतलब कोलैप्स कर जाता है और ग्रीन थंडर बढ़ते जाता है। सिटुनान वगैरह चिंतित हो जाते हैं। ओल्ड घोस्ट जान, उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था, मतलब उन्हें मानो ये इन चीज़ों का अंदाजा पहले से था, ये सब चीज़ें वो देख चुके थे लाइफ में। फिर ये बोलते ये तीसरा बंदा नहीं हो सकता, इतना कमज़ोर तो नहीं हो सकता। और मैं उस तीसरे के लिए कितने हज़ारों सालों से उसे ढूंढ रहा हूँ। और फिर ये उस तरफ से निगाहें हटा लेते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं। पर जैसे ये जाने वाले थे, ये फिर से पलट के देखते हैं, इनकी आंखों में एक चमक था, क्योंकि वहां पर वांगलिंग के सफेद बाल लहरा रहे थे। वांगलिंग अचानक से गायब होता है और सीधा उस हरी बिजली के नीचे प्रकट होता है और इस थंडर बोल्ट पर यानी हरी बिजली पर अटैक करता है और बोलता है मुझे नहीं पता तुम कहाँ से आए हो, लेकिन मैं वांगलिंग जिसने थंडर एसेंस को मास्टर किया है, थंडर का राजा हूं मैं, भगवान हूं। या तो तुम मुझे मेरी आज्ञा को मानोगे या तो फिर कोलैप्स करो। मानो समय इस समय फ्रीज हो जाता है और वांगलिंग ग्रीन थंडर को टच कर चुका था, उसे नीचे आने ही नहीं दे रहा था। वांगलिंग समझ जाता है कि ये ऐसे मानेगा नहीं, तो ये बोलता है ठीक है फिर मैं तुम्हें तोड़ देता हूँ। और फाइनली वांगलिंग ऐसा पिंची के समान से कोलैप्स करवा देता है। ऐसा लग रहा था कि हवा में हरे वो जो जुगनू उड़ते हैं कुछ वैसा सीन दिखता है और फिर ये गायब हो जाता है, बिजलियां मतलब। और फिर ये बादलों की तरफ देखकर कहता है कि मैं अपने विल से बिजलियों का रिट्रीब्यूशन बनाऊंगा हेवेंस को पनिश करने के लिए। और इस समय 10,000 से ज्यादा लाल बिजलियां डिवाइन रिट्रीब्यूशन पर अटैक कर देती हैं। लेकिन आसमान में एक वर्टेक्स बनता है बादलों के बीच में, यानी स्पेस होल टाइप, और एक अलग दुनिया वहां पर दिख रही थी, जिसके बीच में एक फिगर बैठा हुआ था। वांगलिंग उसे भी जलाने लगता है फायर रिट्रीब्यूशन से। इसके साथ ये सेम हुआ था आई गेस जब ये
निर्वाणा क्लिंजर के आसपास था। और वांगलिंग रुकता नहीं, ये कर्मा प्रिंट को भी यूज कर देता है उस ऑल्टर के ऊपर में। वो जो बादलों के बीच में एक अलग दुनिया थी, तो वो चार कोने उसके जो थे उसमें से दो तो क्रैक्स के साथ कोलैप्स कर जाते हैं, और जो चार तलवार नीचे में धंसे हुए थे वो भी कर्मा प्रिंट की वजह से कोलैप्स करने लगते हैं। कर्मा प्रिंट के सामने कौन ही टेक सकता था। स्पेल बहुत खतरनाक था क्योंकि इसेंस को ही खत्म कर देता है। अब ऑल्टर के अंदर से एक आवाज सुनने को मिलती है जो कि काफी गुस्से में था, और वांगलिंग की तरफ चार्ज करता है। वांगलिंग देखता है और बोलता है लाइफ, बेसिकली कि येलो पाम उस धुंध के बीच में से वांगलिंग पर अटैक करता है। लेकिन वांगलिंग लाइफ यूज करके अपने आप को एक ऑरा में घेर लेता है और येलो पाम को इससे काउंटर करता है। नॉर्मल लोग ये नहीं कर सकते क्योंकि वांगलिंग ने लाइफ और डेथ को मास्टर किया है, तो ये कर सकता है। अब वो फिगर पीछे भागने लगता है और वांगलिंग बोलता है तो मुझ पे अटैक करोगे, और इतने पावर के साथ अब ये बोलता है डेथ, और राइट हैंड से इस बार अटैक करता है क्योंकि लाइफ यानी लेफ्ट हैंड, राइट यानी कि डेथ सेल। और इस ऑरा की वजह से ये बंदा जो कि भाग रहा था, इसकी बॉडी कोलैप्स करने लगती है क्योंकि इसके अंदर में जो लाइफ और डेथ ऑरा होती है सबके अंदर होती है, वो अनस्टेबल हो चुकी थी। ये बेसिकली मैसेंजर था। वांगलिंग बोलता है कि तुम मुझ पे डिवाइन रिट्रीब्यूशन बरसाओगे, तुम्हारी योग्यता क्या है। अब ये लाइन बहुत एरोगेंट था, लेकिन वांगलिंग ही बोल सकता था क्योंकि जब डेमन स्पिरिट लैंड में इसने अपने पहला डिवाइन रिट्रीब्यूशन को झेला था तो उसे वो चीज़ याद था। और इसके ऐसा बोलने पर, मतलब पहले ये ली मुआन को ले गए थे, ये सब चीज़ें पूछता है, तो फिलहाल एक ऑरा फैलने लगती और वांगलिंग के आसपास वो लोग प्रकट होते हैं जिन्हें इसने मारा था या जो इसके प्यारे थे और इस दुनिया में फिलहाल नहीं थे, जैसे कि लियू में, ली मुआन, वांग जाओ, जांग हू, इसके फोर्थ अंकल टेंग ली, टेंग वांग, सभी लोग प्रकट होते हैं और वांगलिंग पर चार्ज करते हैं, खास करके ये लोग। वांगलिंग देखता है, लिमुआन को देखकर इसके चेहरे पर स्माइल तो आता है पर इससे फिर गुस्सा भी आता है। ये देखता है कि लियू में एक बच्चे को लेके खड़ी थी, ब्लैक गैस के समान थी। अब वांगलिंग आंखें बंद कर लेता है, इसने ट्रू और फॉल्स को मास्टर किया था, तो वो आंखें बंद करता है तो सभी चीज़ें क्लियर हो जाती, फिर खोलता है तो ये चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं क्योंकि वांगलिंग जानता था ये लोग फेक है, इसे बस ये डिवाइन रिट्रीब्यूशन ने बनाया है, जैसे कि जावी, बाईफान, किंग शुई, टाउसेन सभी दिख रहे थे, फिर 7 मिलियन वर्ल्ड के लोग भी थे इसमें। तो वांगलिंग क्या करता है कि ये जो लोग अभी प्रकट होते हैं ये अपने ट्रू और फॉल्स टाउ से बनाता है, लेकिन ये काफ़ी नहीं थे, तो ये क्या करता है कि ये बोलता है कि जितने भी लोग ब्रिलियंट वर्ल्ड रियल में पहले एग्जिस्ट किए होंगे, जिनकी भी रिजेंटमेंट होगी, मैं उन्हें प्रकट करता हूँ। और वांगलिंग का ट्रू और फॉल्स टाउ इस समय फैलने लगता है। अंदर से जो वर्टेक्स के अंदर से दहाड़ आ रही थी अब वो शांत होने लगता है। ओल्ड घुस्सान इनकी आंखों में चमकता कि यार 30% चांस है कि तीसरा वाला बंदा हो सकता है। तो वांगलिंग भी एक इल्यूजन बना चुका था, जैसा कि सामने वाले ने इल्यूजन बना के इसे भयभीत करना चाहता, ली मुआन वगैरह को दिखा करके। वांगलिंग का आज एक और मकसद था, इसे जानना था कि डिवाइन रिट्रीब्यूशन क्यों है। और वांगलिंग उस स्पेस होल की तरफ करीब जाने लगता है, बस इससे ये लाख फीट की दूरी पे था, तभी वहां से एक ब्राइट लाइट चमकती है। एक 7 इंच का ब्रश के समान कुछ बाहर निकलता है और उसमें 3000 रेसे होंगे, बेसिकली वो 3000 ग्रैंड डाउस थे। वांगलिंग जब इन्हें देखता तो ये रुक जाता है, इसकी आंखों में चमकता, फिर ये आगे बढ़ता है। जब ये आगे बढ़ता तो 3000 बालों में से एक बाल अलग हो जाता है और एक स्पेल में बदल बदल जाता है, जिसे हम अट्रैक्शन स्पेल कह सकते हैं। दूसरा बाल वो भी अलग होता है, वो दूसरे स्पेल में बदलता है, फायर बॉल स्पेल। तीसरा बाल, चौथा बाल, ऐसे सब अलग अलग होते जाते हैं। एक फिंगर ऑफ डेथ में, एक स्लॉटर स्वॉर्ड में, एक अंडरवर्ल्ड फिंगर, एक डेविल फिंगर, ऐसे बदलते जाते हैं। ये जो स्पेल्स वांगलिंग जब फर्स्ट स्टेप में था तो इसने यूज़ किए थे। कुछ ऐसे स्पेल्स जो वांगलिंग खुद यूज़ करता था, कुछ ऐसे स्पेल्स जो वांगलिंग ने दूसरों को यूज़ करते हुए देखा था। इवन बाईफान के भी स्पेल्स थे, कॉल द विंड, समन द रेन, सीटू के स्पेल्स थे, किंग शुई के स्पेल्स थे। तो तीनों हजार बाल अलग हो जाते और 3000 अलग स्पेल्स में बदल जाते हैं। किंगलिंग का भी स्पेल था, डाविस्ट वाटर, लूफू। इवन जो 5 एंशियंट मास्टर्स यूज़ करते हैं उनके भी स्पेल्स थे। फिर फर्स्ट जनरेशन के वर्मिलियन बर्ड, बाकी मतलब आप जितने सोच सकते हो, तो सोच लो कितना पावरफुल होगा 3000 स्पेल्स। अब वांगलिंग अंदाजा लगा लेता है कि ये जो डिवाइन रिट्रीब्यूशन है ये एंसेंट सेलेस्टियल रियल्म का काम है, और ये प्योर सेलेस्टियल ऑरा ये दिखा रहा है कि इनका कनेक्शन है इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट के साथ। फिलहाल इस रिफ्ट में से एक और चीज़ निकलता है। बंदे को तो ये देख नहीं पा रहा था वांगलिंग, लेकिन फिलहाल जो दूसरा चीज़ निकलता है वो 9 फ्लोर का पगोड़ा था, जैसा कि मेरा लड़का मूव चैन यूज़ करता है। और वांगलिंग अगर निर्वाणा वॉइड के पीक पर भी होता तो भी शायद मारा जाता, लेकिन फिलहाल इसका पावर लेवल स्पिरिट वॉइड में था। और ये 9 कलर का पगोड़ा उन 3000 स्पेल्स के साथ बढ़ता है। सेटुनान भागना चाहते थे कि मैं वांगलिंग के साथ बैटल करूंगा, लेकिन साउथ क्लाउड रोकते हैं। ओल्ड गोस जान एक्साइटेड थे क्योंकि वो इन चीज़ों को पहचानते थे कि 39 विस्क, सेलेस्टियल सप्रेशन पगोड़ा, एक और चीज़ निकलना चाहिए, फेट सीलिंग रिंग, क्योंकि इन्हें पता था कि जो जिस बंदे ने ये डिवाइन रिट्रीब्यूशन बनाया है उसने 3 ट्रेजर्स अंदर डाले थे, तो तीसरा फेट सीलिंग रिंग है। मतलब इन्हें सब चीज़ पता है। समय निकलता है
तो इस समय लोग पैनिक कर रहे थे इनर रियल्म के जो कल्टिवेटर्स थे कि क्या लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म इस डिवाइन रिट्रीब्यूशन को झेल पाएंगे। इधर वांगलिंग 3000 स्पेल्स को झेल रहा था, उधर पगोड़ा आ रहा था और पगोड़ा वांगलिंग को घेर चुका था, मानो इसको रिफाइन करना चाहता था। बट इन्हें क्या पता था कि वांगलिंग के थर्ड आई के बीच में प्योर सेलेस्टियल ब्लड लाइन है। अब वांगलिंग के एंशिएंट गॉड स्टार्स भी रोटेट कर रहे थे। इसकी बॉडी बड़ी होने लगती है, 100 फीट, 300 फीट, 1000 फीट और बड़ी होती जाती है। और इस समय ये जो ब्रश के स्पेल्स थे वो कोलैप्स करना शुरू करते हैं और एक मुक्का बनाता है और पगोड़ा के ऊपर मारता है। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।